हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हितेश और मैं आज आपको एमपीपीएससी से रिलेटेड कुछ आपके क्वेरीज आई है उसके आंसर्स दूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, और तीसरा क्वेश्चन है बुक से रिलेटेड कि कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। तो मैं आज इन सब के आंसर दूंगा और आपको भी अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत आ रही है पढ़ने में, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं उसके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा, उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और इसके बाद अगर मुझे भी कुछ लगता है इसी वीडियो में कि कुछ और बताना चाहिए, तो मैं आपको अपनी तरफ से शेयर करूँगा चीज़ें, है ना। जो अभी 2 महीने बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए, मतलब 2 महीने में मान के चल रहा हूँ, तो उसमें आप क्या कर सकते हो उससे रिलेटेड मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। तो उस इन सब चीज़ों से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा मेरे पास हमेशा सिलेबस रखा होता है, ठीक है, हमेशा रखा होता है मेरे सारे वीडियोस में भी, और मैं पढ़ता भी ऐसे ही हूँ। पहले आप सिलेबस, आप जब भी पढ़ने बैठो तो आपको जो भी आपका शेड्यूल है या जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, ठीक है, कि वो टॉपिक कहाँ पे है ना, उसका रिलेवेंट कितना है एग्ज़ाम में वो, ठीक है, कि उसमें से कितनी संभावनाएं हैं प्रश्न बनने की। पहले ये देखना है अपन को, ठीक है, उसके बाद में आपको रीड करना है। तो ये चीज़ें आप, और एक चीज़ ये है कि अगर जो व्यक्ति सिलेबस को डेली रीड करता है, डेली देखता है, वो रेस में पहले से आगे है। और जो बिना सिलेबस के पढ़ता है तो वो या तो प्री में बाहर हो जाएगा या मेंस में बाहर हो जाएगा, है ना। तो सिलेबस जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ना कि बुक्स नोट्स कुछ भी। सब ये सिलेबस कवर करने के टूल्स मात्र है, ठीक है, सिर्फ टूल्स है वो, ठीक है। तो उसको फॉलो नहीं करना है, आपको फॉलो सिलेबस को करना है। तो पहले आपके हाथ में सिलेबस होना चाहिए हमेशा, है ना। पढ़ने के पहले क्वेश्चन आंसर राइटिंग कर रहे हो आप, प्रीलिम्स के एमसीक्यूज लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, आप रीड कर रहे हो, कोई बुक कोई नोट्स रिवीजन कर रहे हो, तब भी आपके पास सिलेबस होना चाहिए, हमेशा सामने होना चाहिए, है ना। तो ये पहली चीज़ थी। फिर उसके बाद मैं आता हूँ करंट अफेयर्स पे। तो करंट अफेयर का मेरा ये मानना है कि आपको पहले एमपी का करंट अफेयर करना चाहिए। मतलब जो एमपी से रिलेटेड करंट अफेयर है, कोई भी इकोनॉमी को ले लिया आपने, या पॉलिटी अब जो अभी चल रहा है ना, और कुछ भी करंट अफेयर है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो वो सारे करंट अफेयर आपको पहले एमपी के कवर करने हैं, उसके बाद आपको नेशनल लेवल पे जाने हैं, ठीक है। तो और इसी से रिलेटेड एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो पूरा सिलेबस है ना, उसको आपको एमपी ओरिएंटेड पढ़ना है। आपको पता हो गई जनरली कि 30 से 35 क्वेश्चन आपके एमपी से आने वाले हैं, फिक्स है वो, है ना। और उसमें से जो गलत करेगा वो बाहर हो जाएगा, ये आपको पता ही होगा जो सीरियस होंगे। और जिनको नहीं पता वो जान लीजिए कि आप बाहर बाकी सब्जेक्ट की वजह से नहीं होंगे, एमपी की वजह से होंगे। अगर आपके एमपी के क्वेश्चन गलत है तो आप उससे बाहर होंगे, है ना। तो मेरा ओपिनियन भी ये होता है और मेरा तरीका भी यही है पढ़ने का कि सारे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो मेरा तरीका ये नहीं होता है कि मैं इंडियन का पहले पढूं उसके बाद एमपी में आऊँ, है ना। जैसे अपन हिस्ट्री का क्या करते हैं, हिस्ट्री इतनी लेंदी है ना, जियोग्राफी बहुत लेंदी है सब्जेक्ट है, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि इंडियन हिस्ट्री पहले कवर करें, है ना, और उसके बाद में अपन एमपी पे आए। तो नहीं, गलत है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग आप कर सकते हो फॉलो कि पहले एमपी की हिस्ट्री कवर करो, ठीक है, एमपी का पूरा जान लो, एमपी की जियोग्राफी कवर करो, फिर उसको लिंक करो इंडियन हिस्ट्री से, ठीक है। तो संभावनाएं क्या है कि एमपी से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। और अगर इंडियन हिस्ट्री या इंडियन जियोग्राफी से भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो कहीं ना कहीं एमपी से लिंक करते हुए बनते हैं कि एमपी से क्या रिलेवेंस है उसका, ठीक है। वो इंडियन हिस्ट्री का भी, इंडियन जियोग्राफी का, इंडियन पॉलिटी का, और इंडियन इकोनॉमी, जितने भी सब्जेक्ट है सारी का बात कर रहा हूँ। इन्वायरमेंट का भी अगर यहाँ से कुछ एमपी में कुछ हुआ है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि इंडिया में हुआ है या दुनिया में हुआ है। तो सेम चीज़ करंट अफेयर्स के साथ भी कीजिए, है ना। आप ऐसा मत करिए कि इंडिया की करंट अफेयर और वर्ल्ड की करंट अफेयर के आपने मोटे बुक ले ली, बहुत मोटी बुक जो ख़त्म ही नहीं हो रही, और एमपी का आपने छोटा सा लिया और 2-4 दिन में पढ़ के ख़त्म कर दिया, और उसमें कुछ डाटा नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप उल्टा करिए, आप एमपी को डीप में पढ़िए, एमपी का करंट अफेयर डीप में पढ़िए।
इसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो एमपी का आप करंट अफेयर पढ़िए, उसको लिंक करिए नेशनल से, है ना। तो यहाँ पे क्या घटनाएं हुई है उसके बाद उसको लिंक करिए आप उससे। और जो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि एमपी के करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इंडिया के करंट अफेयर से। जैसे मैं अगर एमपी की बात करूँ 3-4 क्वेश्चन मान लूँ तो इंडिया से 1 या 2 ही बनेंगे, या एमपी से ज़्यादा भी बन सकते हैं। संभावना एमपी से बनने की ज़्यादा है, और उसमें से गलत नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर एमपी के करंट अफेयर आता है तो उसमें से गलत नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि इंडिया का करंट अफेयर वास्ट है, ठीक है, और वो उन्हीं से सही होगा जो एक बार रीड कर 2-3 बार आप रिवीजन कर चुके हैं, या बार बार आपके नज़रों के सामने से गुजरा हुआ है। और इसकी संभावनाएं ज़्यादा है कि आप अगर एमपी की करंट अफेयर पढ़ते हैं तो इसको आप रिवाइज बार बार कर सकते हो, है ना। आप ये कहीं ना कहीं लिंक करेगा, है ना। तो ये करंट अफेयर। अब करंट अफेयर फॉलो क्या करें, एक मैगजीन एमपी की लीजिए, ईयरली करंट अफेयर। अभी जो टाइम है वो है कि आपको एक मैगजीन जो ईयरली करंट अफेयर होता है वो एमपी की फॉलो करना कंपलसरी है, ठीक है। आप इंडिया की करें चाहे ना करें, है ना, थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन एमपी की कंपलसरी है। आप सबसे पहले एमपी की एक कोई भी मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, बहुत सारी, है ना, तो उसको आप एक कंपलसरी फॉलो कीजिए। दूसरा, आप रोजगार निर्माण हमेशा हर वीक आप लीजिए, हर वीक। उसमें से संभावना सबसे ज़्यादा है पेपर में क्वेश्चन आने की, योजनाएं उसमें आती है, और जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, ये सब बातें करते हैं, तो वो सारा वहाँ पे कवर किया जाता है, और संभावना उसी से ज़्यादा है ना, कि करंट अफेयर बनेगा। तो वो आप कम फॉलो कीजिए। और तीसरी चीज़, आप कोई सा भी न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर, जो अभी से लोकल की बात कर रहा हूँ, वो पहले आप द हिंदू या जनसत्ता जो भी है फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम आ गया है कि आपको वो पढ़ने के बजाय आपको या तो दैनिक भास्कर पढ़िए या तो फिर पत्रिका पढ़िए, दोनों में से एक कोई भी चूज़ कर लीजिए, और उसको रेगुलर फॉलो कीजिए। रेगुलर एक एक घटना किस जगह पे हो रही है, मैप में जाइए, वो जगह ढूंढिए कहाँ हो रही है, ठीक है। और कुछ करंट अफेयर से डाटा आ रहा है उसको नोट करके रखिए, है ना। तो ये आपको कंपलसरी करना है। 3 चीज़ें बता दी मैंने। एक आपको करंट अफेयर की मैगजीन, तो 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी है। एक बता दी है कि एमपी की आपके पास एक मैगजीन होनी चाहिए ईयरली वाली, ठीक है। एक आपके पास रोजगार निर्माण कंपलसरी है, और एक आपका न्यूज़पेपर। 3 चीज़ें कंपलसरी है, आज से स्टार्ट कर दीजिए और पेपर के दिन तक, है ना, आपको ये फॉलो करना है 3 चीज़ें। तो ये अब इसके बाद में आप नेशनल और इंटरनेशनल कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। कोई स्पीडी उठा लीजिए, है ना, या प्रतियोगिता दर्पण, कुछ भी एनीथिंग जो आपको इजीली अवेलेबल हो। मेरा हमेशा फोकस ये रहता है कि जो इजीली अवेलेबल हो उस पर आप वो कीजिए, क्योंकि सब में सब कुछ होता है। ऐसा कोई नहीं है एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें कि कोई एक बहुत कुछ छाप रहा है और कुछ उसको छोड़ दे रहा है, ऐसा नहीं है। सब लोग बराबर कवर करते हैं, है ना। अब आते हैं एनसीईआरटी पे। तो आज के कंडीशन में ये है कि आपको एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं छूनी है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। आप एमसीक्यूज़ पे ध्यान दीजिए, एमसीक्यूज़ लगाने पे ध्यान दीजिए, है ना। और जैसे मेंस वाले हैं तो आंसर राइटिंग, और प्रीलिम्स वाले हैं तो एमसीक्यूज़। आप घटना चक्र और एमपी के लिए कोई भी, टीएमएच है, पुणेकर है, और महावीर, और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो इनमें से कोई भी एक, जैसे तथ्यवान भी सुना है, तो इनमें से कोई भी एक एमपी के लिए एमसीक्यूज़, और दूसरी घटना चक्र ठीक है, घटना चक्र। इनके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। एनसीईआरटी तो कतई नहीं, है ना। और अगर आपके पास 1 साल, आपके पास 1 से 1.5 साल है ना, आगे आप पेपर देने के लिए, तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, है ना। और होता क्या है कि सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी होती है एमपीपीएससी के लिए। यूपीएससी के लिए तो सारी कंपलसरी है, उसके लिए तो मैं ही बोलूँगा कि आप बिना एनसीईआरटी के यूपीएससी नहीं निकलता है। लेकिन एमपीपीएससी में ऐसा नहीं है। आप साइंस का पढ़ सकते हैं, साइंस के एनसीईआरटी आपको पढ़ना हो तो। बाकी तो मुझे लगा नहीं ऐसा, क्योंकि मैं आपको अब जैसे नेक्स्ट टॉपिक है बुक्स और नोट्स पे बात कर रहा हूँ, तो भैया जो बुक्स है, नोट्स है, वो अपने घर पे थोड़ी बनाते हैं लोग,
है ना, घर पे थोड़ी अपने ज्ञान से वो बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं सरकारी बुक्स रेफरेंस करते हैं। और सबसे बेस्ट सरकारी बुक कौन सी है? एनसीईआरटी। तो जो बुक्स है, नोट्स है, वो सब कुछ वहाँ से कॉपी किए हुए रहते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए वो सारी चीज़ उनने कवर की हुई है, तो आपको एनसीईआरटी पे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो आप जैसे वो क्या एक्सप्लेन नहीं करते उतने ज़्यादा, जैसे बुक्स हो गया, नोट्स हो गया, है ना, उसमें जैसे कोई वर्ड आ गया तो उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उस वर्ड का यूज़ कर लेंगे। अगर वो वर्ड पढ़ने में दिक्कत आ रही है, आपको समझने में दिक्कत आ रही, तो आप एनसीईआरटी को उसको समझने के लिए यूज़ कीजिए, है ना, रेफरेंस बुक के लिए यूज़ मत कीजिए, है ना, ये मेरा मानना है। तो अब बुक, तीसरे टॉपिक पे आते हैं, बुक्स और नोट्स पे। तो मैंने हमेशा से बोला है, पिछले वीडियोस में भी बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ कि आपके पास जो इजीली अवेलेबल हो, जो आपका ये सिलेबस कवर करता हूँ, ठीक है, सिर्फ वही काफ़ी है ना। उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं तो ढेर लगा लो, कोई मतलब नहीं है ना। बुक्स का ढेर लगा लो, नोट्स का ढेर लगा लो। और दूसरी चीज़ है कि भैया आपके पास जो भी है, जो भी नोट्स है, जो भी बुक्स है, उस पर ट्रस्ट कीजिए। सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? हम अपने पास जो अवेलेबल है उस पर ट्रस्ट नहीं करते, अब दूसरों का देख के उसको फॉलो करने लगते हैं और वो खरीद के लिए आते हैं। सबसे बड़ी गलती ये होती है। बल्कि इससे बेस्ट तरीका ये है कि आपके पास जो भी अवेलेबल है उसको 10 बार पढ़ लीजिए, ठीक है, 10 बार उसको रट्टा मार लीजिए, तो आप उससे बेहतर होंगे जो बेस्ट किताब पढ़ के 10 किताबें पढ़ रहा है, सारी किताबें पढ़ रहा है और 4-5 बेस्ट किताबें रख के उसको पढ़ रहा है। उससे बेस्ट ये है कि आपके पास जो भी घटिया से घटिया चीज़ है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप कोई भी नोट्स, कोई भी बुक फॉलो कर दिए, ये सिलेबस अगर कवर होता है उसके अंदर तो वो बेस्ट है ना, वो सबसे अच्छा है। तो आप उसके इस चक्कर में मत रहिए कि मुझे बेस्ट वाली बुक चाहिए, है ना, और सामने वाला लेके आ गया है टीएमएच की बुक लेके आया और टीएमएच पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। आपके पास जो भी अवेलेबल है, जो प्रेजेंट में आपके पास अवेलेबल है, उस पर ट्रस्ट कीजिए कि वो आपका सिलेक्शन वही करवाने वाला है, क्योंकि आप उसको पढ़ चुके हो, ठीक है, आपको माइंड में वही चीज़ें है पहले से ही, उसी तरीके से है जैसे पिछले वाले नोट्स में है ना। तो नया वाला ऐड करके आप पुराना पे क्या कर रहे हो, है ना, तो पुराना आपके माइंड से निकल जाएगा धीरे धीरे, है ना, और नया ऐड हो जाएगा। तो उससे अच्छा भैया पुराने वाले को रिवाइज करो, उसमें ऐड करो। अगर वो नई बुक में कुछ नया डाटा है तो वो अपनी बुक में ऐड करो ना, आपके नोट्स में ऐड करो उसको, ना कि नोट्स ही बदल लो, ठीक है। और ढेर में नहीं लगाना, पहली चीज़, ठीक है। आपके पास जो भी अवेलेबल है, जैसा भी अवेलेबल है, उसको ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, और उसी को फॉलो कीजिए। और अभी ऐसी कंडीशन है कि आपको बदलना नहीं चाहिए सोर्स, बल्कि कभी नहीं बदलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो आपको जो सूट कर गया एक बार, या आप जो एक बार पढ़ना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, आप पहले स्टार्टिंग में देख लीजिए कि आपको 4 बुक्स है, 5 बुक्स है, उसमें से जैसे मैं बता रहा हूँ एमपी के लिए, एमपी के एमसीक्यूज़ की बात करूँ तो बहुत सारी अवेलेबल है ना, और प्रीलिम्स की यूनिट्स की भी बहुत सारी अवेलेबल है बुक्स मार्केट में। एक बार चूज़ कर लीजिए पहली बार, फिर जो चूज़ किया तो उस पर ट्रस्ट कीजिए कि वही आपका सिलेक्शन करवाने वाली है ना। तो आपको सोर्स नहीं बदलने हैं, सबसे बड़ी गलती होती है सोर्स बदलना, है ना। तो बुक्स और नोट्स का समझ में आ गया, है ना, कि आपके पास जो भी अवेलेबल हो, जो सिलेबस का पूरा सिलेबस कवर करती हो, है ना, वो सबसे बेस्ट है ना। उसमें फिर आपको जो भी मिल जाए, टीएमएच की मिल जाए, पुणेकर मिल जाए, और निर्माण का मिल जाए, अभी जो भी चल रहा है, ठीक है, तो उसमें से जो आपको अवेलेबल हो, या आपके अपने कोचिंग के नोट्स हो, या आपने अभी तक जो भी फॉलो किया हो, है ना, उसको ट्रस्ट कीजिए। सबसे पहले ट्रस्ट कीजिए कि वही आपका सिलेक्शन करवाएगा, ना कि सामने वाला कोई व्यक्ति या 2-4 लोग बुक फॉलो कर रहे कोई भी, वो आपको करवाएंगे नहीं, आपका अपना करवाएगा, ठीक है। तो ये ये सब तो आपके क्वेरीज थी। अब इसके बाद मेरे तरफ से मैं ये बताना चाहूँगा कि भैया एग्ज़ाम को इतना टफ मत बनाइए, आप अपने सामने हर्डल्स मत पैदा कीजिए, ये हवा मत बनाइए एग्ज़ाम को। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अपन खुद इसको बहुत हर्डल और वो बना लेते हैं, ठीक है, हवा बना लेते हैं कि बहुत टफ है। प्रीलिम्स में आपको एमसीक्यूज़ लगाने हैं, सिंपल, बहुत सिंपल, आपको सिर्फ एमसीक्यूज़ लगाने हैं। आप
उस पर कंसेप्ट आप समझने के लिए आपके पास टाइम है नहीं अभी, ठीक है, जो जितना टाइम बचा है आपके समझने के लिए टाइम नहीं है। आप क्या कीजिए कि MCQs की बुक लीजिए, MCQs लगाना शुरू कीजिए, जितना बनता है ठीक, नहीं बनता है क्वेश्चन आंसर रट लीजिए, आंसर रट लीजिए, ठीक है, कि इसका आंसर ये होगा। समझने की कोई ज़रूरत नहीं, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप वहीं पे वो MCQs लगाइए और उसको रट्टा मार लीजिए, वैसा का वैसा ही घटना चक्र रट्टा मार लीजिए, ठीक है। मेंस में आपको 3 मार्कर ही सेलेक्ट करवाने वाले हैं, ठीक है, ये आप लिख के ले लीजिए मेरे से कि आपके जिसके 3 मार्कर स्ट्रांग है उसका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आप मेंस में कितना आसान है, प्रीलिम्स में MCQs लगाना है और मेंस में 3 मार्कर तैयार करने हैं। आप नोट्स बना रहे 3 मार्कर बनाइए और वैसा का वैसा रट्टा मार के छाप के आ जाइए सिलेक्शन, ठीक है, बहुत आसान है। इसमें MPPSC अभी भी इतनी UPSC लेवल की नहीं हुई है कि आपको कंसेप्ट में जाना पड़ेगा, डीप जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको फैक्ट रटे हुए हैं, जो 3 मार्कर में उस फैक्ट को रख के आ सकता है, वहाँ पे फॉर्मेट अच्छे से बना सकता है, उसका सिलेक्शन तय है ना। तो आप यहाँ पे आने की कोशिश कीजिए 3 मार्कर पे। और प्रीलिम्स में आपको सिर्फ MCQs लगाने हैं, सारी यूनिट्स उठा लीजिए, है ना, सारी यूनिट्स 10 यूनिट उठा लीजिए, उसके MCQs लगा लीजिए कहीं से भी, है ना, आपका सिलेक्शन तय है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ों में बता ही चुका हूँ कि आपको MP की तरफ से जाना है, ना कि इंडिया की तरफ से। सारे सब्जेक्ट जो है MP को इंडिया से लिंक कीजिए, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका फाउंडेशन क्या होगा, MP होगा, आपका फाउंडेशन इंडियन हिस्ट्री नहीं होगा, है ना, आपका फाउंडेशन MP की हिस्ट्री होगा, फिर आप उसको लिंक करेंगे ऊपर, है ना। मेरा तरीका ये है, आपको जैसा ठीक लगे, क्योंकि MP बाहर करवाएगा, ये सत्य। आपको ऐसा फील आता होगा कि इंडिया की हिस्ट्री पढ़े बिना MP की हिस्ट्री कैसे समझ सकते हैं, है ना, इंडिया की जियोग्राफी समझे बिना MP की जियोग्राफी कैसे समझ सकते हैं। तो भैया ठीक है, मान रहा हूँ, लेकिन आपको बाहर इंडिया की हिस्ट्री नहीं कर रही है। वो इतने टफ क्वेश्चन आएंगे या जैसे भी क्वेश्चन आएंगे वो लिमिटेड लोगों से बनेंगे, जिसने गलती से 2-3 बार उसके नज़रों के सामने से गुजर चुका है ना। इंडियन हिस्ट्री में से कैसे भी क्वेश्चन आ जाए सबसे नहीं बनेंगे, है ना। वो आपको बाहर करवाने वाले नहीं हैं, आपको MP बाहर करवाने वाली है। तो MP की हिस्ट्री स्ट्रांग कीजिए, MP की जियोग्राफी स्ट्रांग कीजिए, MP की पॉलिटी स्ट्रांग कीजिए, MP की इकोनॉमी स्ट्रांग कीजिए, MP का करंट अफेयर स्ट्रांग कीजिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था मेरा। और आपको अगर जो भी क्वायरीज़ है, आपको लगता है कि मैं यहाँ पढ़ाऊँगा नहीं, ठीक है, पढ़ाऊँगा नहीं, मैं आपको जो आपके सामने समस्याएं आती है पढ़ने से रिलेटेड, पढ़ते सब है, ठीक है, और बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, लेकिन तरीका कोई नहीं बताता है। आपको अगर किसी सब्जेक्ट में पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो मैं तरीका बता सकता हूँ, है ना। क्यों, कैसे पढ़ोगे तो आपको फाइनली एग्ज़ाम में मार्क्स लेके आने हैं, है ना। आपको ज्ञान नहीं इकट्ठा करना है, नॉलेज नहीं इकट्ठा करना है, आपको मार्क्स लेके आने हैं। तो मैं वो तरीका बता सकता हूँ कि मार्क्स कैसे ला सकते हैं, उसको कैसे पढ़ेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। मैं यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ना बोलूँगा कि ना मैं करूँगा। आपको पढ़ने में कोई समस्या आ रही है, पढ़ने के अलावा क्या समस्या आ रही है, वो सब पे बात करूँगा, सिलेबस पे बात करूँगा मैं मेनली, है ना, और कैसे सिलेक्शन होना है उस पर बात करूँगा। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।